नमस्कार। दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चित विषय पर बात करेंगे। वह विषय है पाम ऑयल की खेती को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी पर आज हमारी चर्चा टिकी रहेगी। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, पाम ऑयल को लेकर के सरकार की क्या नीतियाँ अभी सामने आई हैं, इस पूरे मुद्दे पर हम एक एक करके बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले हम समझ लें कि आज की चर्चा के क्या कुछ डायमेंशंस हो सकते हैं। डायमेंशंस की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह खबर क्यों ली गई है, इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे NMEO-OP है क्या, इसको हम विस्तार से समझेंगे। आगे हम समझेंगे कि ऑयल पाम खेती से जुड़े हुए क्या कुछ पर्यावरणीय पहलू हैं। आखिर उन्हीं पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए विवाद की स्थिति पैदा हो गई है और इस संदर्भ में सरकार का क्या कुछ पक्ष है, इस पर बात करेंगे। और सबसे अंत में रहेगा आज की पूरी चर्चा के आधार पर एक सवाल। तो सबसे पहले देखते हैं आखिर खबर है क्या। खबर की यदि बात करें तो इसमें कहा गया है कि ऑयल पाम को लेकर के, जो ऑयल पाम है इसको लेकर के जो एक्टिविस्ट्स हैं, जो एक्टिविस्ट का मतलब जो पर्यावरणीय सक्रियता के साथ जो व्यक्ति काम करते हैं, जो समूह काम करते हैं, तो उन कार्यकर्ताओं का ये कहना है, उनका ये एक आरोप है सरकार पर कि यदि सरकार नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में यानी भारत के पूर्वोत्तर इलाके में और साथ ही अंडमान के क्षेत्र में ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देगी तो यह जो है पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है और इसी पर जो है यह विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। अभी सरकार ने एक नीति बनाई है, उस नीति की हम आगे बात करेंगे। उस नीति के मद्देनज़र ये कहा गया है कि हम ऑयल पाम की खेती पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों और साथ ही अंडमान निकोबार के क्षेत्र में भी करना चाहते हैं और इस संदर्भ में ये जो स्थितियां हैं ये बहुत ही विपरीत स्थितियां सामने आ सकती हैं। किनका कहना है? ये पर्यावरणीय जो कार्यकर्ता है उनका कहना है। तो आइए देखते हैं कि इस संदर्भ में NMEO-OP है क्या, जिसकी बात को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। इसका यदि फुल फॉर्म देखा जाए तो इसका मतलब होता है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम। ठीक है, ऑयल पाम के कंटेक्स्ट में ये मिशन लाया गया है और इस मिशन में कहा गया है कि हम एडिबल ऑयल्स, ठीक है, एडिबल ऑयल्स का मतलब खाद्य तेल, ऑयल पाम से जो भी खाद्य तेल बनता है उसके लिए हम ये मिशन लाए हैं और सरकार ने ये कहा है। और इस मिशन के मार्फत हम कई सारी चीज़ें करेंगे जिसमें पूर्वोत्तर भारत और साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी खेती को लेकर के, ऑयल पाम की खेती को लेकर के चर्चा की गई है। लेकिन इस पूरी नीति पर आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी होगा कि आखिर सरकार ये नीति लेकर क्यों आई, है ना। तो क्यों की यदि हम बात करें तो इसमें सरकार का जो एक तर्क है, सरकार का तर्क ये है कि भारत जो है खाद्य तेल के दृष्टिकोण से बहुत अधिक मात्रा में आयात करता है खाद्य तेल का। इस कारण से हम चाहते हैं कि हम ऑयल पाम की खेती को यदि हम बढ़ावा देंगे तो ये जो आयात निर्भरता है ये बहुत हद तक दूर होगी, ठीक है ना। तो इस कारण से सरकार का जो तर्क है यहाँ पर सही साबित होता हुआ दिखता है कि आयात निर्भरता है, आयात निर्भरता को कम करने के लिए हम ऑयल पाम की खेती को अधिक बढ़ाएंगे। क्यों ऑयल पाम की खेती को अधिक बढ़ाएंगे? क्योंकि ऑयल पाम का जो उत्पादन है ये कम क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन हो सकता है, इससे अधिक से अधिक मात्रा में हम तेल निकाल सकते हैं, तेल ले सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो कारण है कि भूमि उत्पादकता जो है, इस लिहाज से ऑयल पाम जो है हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है। जहाँ पर जो तिलहन के अन्य प्रकार होते हैं जैसे कि सरसों, जैसे कि सूर्यमुखी, जैसे कि मूंगफली के माध्यम से मूंगफली का तेल वगैरह निकाला जाता है, तो उससे जो तेल का उत्पादन होता है एक हेक्टेयर में, मान लो कि यदि उससे 50 लीटर या 100 लीटर तेल का उत्पादन किया जा सकता है एक हेक्टेयर के फसल से, वहीं एक हेक्टेयर में समान क्षेत्रफल में ही इससे जो है ऑयल पाम से 3 गुना ज़्यादा तेल का उत्पादन किया जा सकता है ना। तो इस लिहाज से जो सरकार ने तर्क दिया है कि हम इस मिशन के मार्फत भारत में खाद्य तेल के हिसाब से हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे। उसके बाद और क्या बातें कही गई हैं? इसमें कहा गया है कि 2025-26 तक हम 6.5 लाख हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल हम जनरेट करेंगे, ठीक है, जहाँ पर कि ऑयल पाम की खेती की जा सकती है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि CPO यानी क्रूड पाम ऑयल,
क्रूड पाम ऑयल का मतलब हुआ कच्चा पाम ऑयल। इसके कॉन्टेक्स्ट में 2025-26 तक 11 लाख टन का उत्पादन की बात कही गई है। इसके साथ साथ 2029-30 तक इसे बढ़ाकर 28 लाख टन की लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही गई है। ठीक है ना। तो ये सब बातें कही गई हैं इस नीति के माध्यम से। यहाँ पर मैं आपको हल्का सा समझा दूं कि एडिबल ऑयल जो है, एडिबल ऑयल का मतलब होता है खाद्य तेल, जो मैंने शुरू में भी बताया। लेकिन कुछ ऐसे भी तेल होते हैं जो कि खाद्य तेल नहीं है, वो नॉन एडिबल ऑयल होते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम वाले जो भी पदार्थ होते हैं वो भी तो तेल ही माना जाता है, पेट्रोल है या फिर डीजल है, तो वो नॉन एडिबल है। एडिबल का मतलब कि वैसा तेल जो कि मनुष्य के लिए, उपभोग के लिए उपयोग में लाया जाता है ना। जैसे हम लोग मूंगफली तेल का यूज़ करते हैं, सोयाबीन के तेल का यूज़ करते हैं, सूर्यमुखी के तेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब एडिबल ऑयल्स में आते हैं। बाकी जो फ्यूल वगैरह के लिए या फिर इंडस्ट्री वगैरह में जो तेल का यूज़ किया जाता है वो नॉन एडिबल तेल हो जाता है। तो इस हिसाब से आप थोड़ा इसे समझ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इस मिशन में और क्या कुछ कहा गया है। इस मिशन में कहा गया है कि सरकार जो है वाइबिलिटी प्राइस के माध्यम से जो भी किसान होंगे उनको कुछ समर्थन सरकार देगी। वाइबिलिटी प्राइस का मतलब क्या हुआ कि इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे सामान्य चावल, गेहूं वगैरह के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार के द्वारा तय किया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। उसी तरीके से ऑयल पाम के लिए सरकार के द्वारा एक राशि तय की जाएगी कि कम से कम इतनी राशि या इतने प्रतिशत के हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा, आपको इसका समर्थन दिया जाएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार का नुकसान न झेलना पड़े। ठीक है, और इसके लिए 1 नवंबर से लेकर के 31 अक्टूबर की जो अवधि है, इस अवधि को ऑयल पाम ईयर के तहत माना जाएगा। और इस ऑयल पाम ईयर के दौरान जो भी खेती होगी ऑयल पाम की, उसके माध्यम से आपको एक प्राइस एश्योरेंस दिया जाएगा। ठीक है ना। प्राइस एश्योरेंस का मतलब कि आपको कम से कम इतनी राशि दी जाएगी ताकि आपको खेती में नुकसान न हो। ठीक है, और इस माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है सरकार के द्वारा। आगे क्या कहा गया है? आगे ये भी कहा गया है कि पूर्वोत्तर और अंडमान क्षेत्र के किसानों के लिए विशेष सहायता दी जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब यही आप देख रहे हैं कि पूर्वोत्तर और अंडमान क्षेत्र के किसानों की बात की जा रही है। और इन क्षेत्रों में जो बायोडाइवर्सिटी है ना, जैव विविधता जो है वो बहुत ही संवेदनशील है। बायोडाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर कहा जा सकता है कि इको सेंसिटिव जोन भी माने जाते हैं, और साथ ही बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी इन क्षेत्रों में रहता है। तो इन कारणों से जो पर्यावरणीय कार्यकर्ता हैं या जो पर्यावरणीय समूह के जो लोग हैं, उन्होंने तर्क दिया है कि ये जो आप एक नीति बना रहे हैं ऑयल पाम की खेती करने के लिए इस क्षेत्र में, ये पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सही नहीं है। तो आइए देखते हैं इस संदर्भ में क्या कुछ तर्क रखा जा रहा है पर्यावरणीय दृष्टिकोण से। पहला तो तर्क ये रखा जा रहा है कि इसकी खेती यदि इन क्षेत्रों में की जाती है तो पहली बात तो यह है कि यह जो है जल की अधिक खपत वाली खेती होती है। ठीक है, माना जाता है कि एक दिन में लगभग 300 लीटर जल की आवश्यकता होती है इसकी खेती करने के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि यदि जिन क्षेत्रों में इसकी खेती की जाएगी तो उन पार्टिकुलर रीजन्स में जल की जो है पर्याप्तता समाप्त हो सकती है, कम हो सकती है। इस कारण से एक चिंता वाली स्थिति देखी जा रही है। दूसरा है कि लंबी परिपक्वता अवधि है ना, इसका लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड माना जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको जो फसल जो इससे तैयार होगा, जिसकी खेती शुरू होगी, खेती शुरू होने के बाद इसके फसल के तैयार होने में एक लंबा समय लग जाएगा। उस पार्टिकुलर पीरियड में किसान क्या करेगा? किसान के पास तो कोई चारा ही नहीं है कि बस खेती शुरू हो गई उसके बाद उसी पर निर्भर है वो, है ना। तो ये भी एक चिंता वाली स्थिति सामने देखी जा रही है। इसके अलावा मोनोकल्चर कृषि को बढ़ावा मिलने की बात कही जा रही है। मोनोकल्चर कृषि का मतलब कि केवल खेत में केवल एक ही प्रकार के फसल की खेती हो, बाकी प्रकार के फसलों की खेती संभव नहीं हो पाएगी। जाहिर सी बात है, लंबे समय तक एक ही यदि फसल खेत में रहेगा तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो फिर उसी पर किसान निर्भर रहेगा। तो इससे जो फसलों का वैविध्य हो सकता है ना, जो क्रॉप वैरायटी जो हो सकती है वो नहीं रह पाएगी और इससे किसानों को समस्या झेलनी पड़ सकती है।
आगे क्या कहा जा रहा है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है या फिर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र है वो जेनरली ट्राइबल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। वहाँ पर जनजातीय आबादी अच्छी खासी संख्या में है। तो होता क्या है कि उन क्षेत्रों में सामुदायिक स्वामित्व की बात होती है। जो ट्राइबल रीजन्स है, ट्राइबल रीजन्स में कम्युनिटी ओनरशिप का एक कॉन्सेप्ट है। वहाँ पर भूमि पर सामुदायिक स्वामित्व होता है, मतलब एक समूह का, एक समुदाय का स्वामित्व माना जाता है भूमि पर। ऐसे में यदि उन क्षेत्रों में खेती की जाती है ऑयल पाम की, तो यह जो अवधारणा है, इस अवधारणा को नुकसान हो सकता है और वहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है, उस सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुँच सकता है। तो ये बातें कही जा रही हैं। इसके साथ साथ ये भी तर्क दिया जा रहा है कि जो जैव विविधता है उस क्षेत्र की, उस जैव विविधता को नुकसान हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ ऑयल पाम की खेती करने के लिए आप जंगलों को काटेंगे तो जो वनाच्छादन है, फॉरेस्ट कवर है, उसको नुकसान हो सकता है। और जब फॉरेस्ट कवर को नुकसान होगा तो उन वनों में रहने वाले जो वन्य जीव हैं, है ना, वन्य जीव संरक्षण को नुकसान हो सकता है। ठीक है ना। तो ये जो स्थितियां हैं, ये जो तर्क हैं, ये दिए जा रहे हैं पर्यावरणीय कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि इस पूरे मामले में यहाँ पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ये भी कहा जा रहा है कि आक्रामक प्रजाति की बात कही जा रही है। आक्रामक प्रजाति का मतलब क्या, कि जो ऑयल पाम है ये इस क्षेत्र में, पूर्वोत्तर के क्षेत्र में या फिर अंडमान के क्षेत्र में एक तरह से इन्वेसिव स्पीसीज के रूप में ये काम करेगा। ठीक है। इन्वेसिव स्पीसीज का मतलब क्या, कि यहाँ पर ये नेचुरली उत्पादन इसका नहीं होता है। ठीक है। जनरली यदि आपको मैं बताऊं तो जनरली ऑयल पाम की खेती दक्षिण भारत के क्षेत्र में केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अच्छे तरीके से, अच्छी मात्रा में होती है इसकी खेती। लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन में या फिर अंडमान के क्षेत्र में यदि कहा जाए तो वहाँ पर ये इसको इन्वेसिव स्पीसीज के रूप में माना जा सकता है। वहाँ का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके लिए ये उस तरीके से अनुकूल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर इसे इन्वेसिव स्पीसीज के तौर पर भी देखा जा रहा है। यदि हम अंडमान निकोबार के विशेष संदर्भ में बात करें तो अधिकांश भूमि जो है वो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंतर्गत आती है। अंडमान निकोबार के कॉन्टेक्स्ट में रिजर्व का मतलब क्या हुआ, कि वैसा वन, रिजर्व फॉरेस्ट यानी वैसा वन जहाँ पर कि जो लोकल पीपल होते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, उनका जाना आना बंद होता है और वो पूरी तरीके से सरकार के अंदर में, जो भी राज्य सरकार या फिर केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत वो क्षेत्र होता है। जहाँ तक बात होती है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की, तो राज्य सरकार जो है रिजर्व फॉरेस्ट के इतर जो भी वन को अपने कब्जे में करके रखती है, किसी भी उद्देश्य से, वन के लकड़ी या फिर लकड़ी से जो भी उत्पाद निकलते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में जो सरकार इस क्षेत्र को रखती है उसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है। तो रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में अंडमान निकोबार की बात हो रही है और ऐसे कॉन्टेक्स्ट में इस क्षेत्र में यहाँ पर ऑयल पाम की खेती करना ये सही बात नहीं है। ये पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं का एक तर्क सामने आ रहा है। दूसरा, जो वहाँ पर निकोबार क्षेत्र में एक कचाल द्वीप है, वहाँ पर इसकी खेती जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लगभग 35-40 साल पहले ही रोक दी गई थी। ठीक है ना। तो ये सब कुछ पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में सरकार का क्या कुछ तर्क है। सरकार के तर्क की बात करें तो सरकार का कहना है कि भूमि उत्पादकता बेहतर है, जो कि मैंने शुरू में ही बताया कि 1 हेक्टेयर में जितना तेल उत्पादन अन्य तिलहनी फसलों से हो सकता है उससे कहीं अधिक जो है ऑयल पाम से हो सकता है। ये सरकार का तर्क है। इसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों में भूमि की पहचान की गई है, ऐसा नहीं है कि भूमि की पहचान नहीं की गई है, वनों को कोई नुकसान नहीं होगा, ये सरकार ने तर्क दिया है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ICAR के अनुसार 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ऑयल पाम की खेती हो सकती है पूरे भारत में, और इसमें से जो 9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है वो नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र में आइडेंटिफाई किया गया है ना। और इसके लिए वैज्ञानिक आकलनों का सहारा लिया गया है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही बेतरतीब तरीके से इसको आइडेंटिफाई किया गया है।
तो सरकार ने ये सब कुछ तर्क अपने स्तर पर दिए हैं। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार के क्षेत्र में यदि इसकी खेती की बात की जाए तो सरकार ने कहा है कि वहाँ की मृदा और वहाँ की जलवायु जो है इसके अनुकूल है। ओके, तो ये सब कुछ खींचतान हो रही है सरकार की तरफ से, अपने तर्क दिए जा रहे हैं। पर्यावरणीय कार्यकर्ता या जो बाकी समूह हैं वो अपने तर्क पेश कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने ये भी कहा है कि जो अभी आपूर्ति मांग का अंतर है तेल के कॉन्टेक्स्ट में, खाद्य तेल के कॉन्टेक्स्ट में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इस अंतर को कम करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए ऑयल पाम की खेती जो है एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। और साथ ही जो किसान हैं ये अच्छे तरीके से इसका उत्पादन कर सकते हैं और भारत जो है खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है। तो ये सब कुछ बातें कही जा रही हैं सरकार के द्वारा। तो आज की चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है, सवाल को हम एक नज़र देख लेते हैं। भारत में ऑयल पाम की खेती को लेकर विवादों ने जन्म ले लिया है। सरकार द्वारा इसकी खेती को प्रोत्साहित करने के पक्षों को स्पष्ट करते हुए हालिया विवादों के पक्ष विपक्ष में उत्तर दीजिए, ठीक है ना। तो इस संदर्भ में आपको देखना है कि ऑयल पाम की खेती को लेकर सरकार ने जो नीति बनाई है उस नीति में क्या कुछ बातें कही गई हैं। साथ ही आपको ये दर्शाना होगा कि पर्यावरणीय पहलू के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ पक्ष रखे जा रहे हैं और सरकार ने इन तर्कों के विरुद्ध क्या कुछ अपना पक्ष रखा है। इनको स्पष्ट करते हुए आपको इस पूरे प्रश्न का एक अच्छा सा उत्तर फ्रेम करना होगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।